नमस्कार मित्रों, मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेन वर्ब की और इसके प्रयोग के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा था, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव को हम सीख चुके हैं कि वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो वर्ब जो सिर्फ कर्ता पर सीमित ना रह करके ऑब्जेक्ट तक पास ओवर होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें जो वर्ब है वो सिर्फ कर्ता तक ही सीमित रहती है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव नहीं होती। आपको ये समझना है कि जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो प्रयोग के आधार पर उसे ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, I speak the truth। इस सेंटेंस में हमने स्पीक जो हमारी वर्ब है उसे ट्रांजिटिवली यूज़ किया है, तो द ट्रुथ जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। I speak loudly, मैं स्लोली भी लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस में हमने हमारे इस वर्ब को इनट्रांजिटिवली यूज़ किया है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो कोई भी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होगी या इनट्रांजिटिव होगी हम नहीं कह सकते हैं। किसी भी वर्ब का जो प्रयोग है वो ट्रांजिटिवली हो रहा है या इनट्रांजिटिवली हो रहा है वो उसके प्रयोग के आधार पर हम उसे बांट सकते हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसे हम दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में इसकी थोड़ी चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी हम यहाँ इसको एक बार फिर से देखते हैं और हम इसको आगे अब डिटेल में लेंगे। प्राइमरी या जिसे रूट वर्ब भी कहा जाता है, इसे डमी वर्ब भी कहते हैं हम। दूसरा है आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी, इसे डमी वर्ब भी कहते हैं हम, डमी। इसमें तीन जो वर्ब हैं वो आपकी रूट वर्ब्स हैं। तो बी, दूसरी है डू और तीसरी है हैव। बी, डू और हैव। इसे बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, डू की वर्ब और हैव की फॉर्म भी कह सकते हैं। मॉडल्स कैन हो गया, कुड है, मे है, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need to, dare to। इस तरह से काउंट करोगे तो ये 13 हो जाएंगे आपकी। तो इनको हम विशेष रूप से अलग से पढ़ने वाले हैं मॉडल्स को। तो मॉडल्स को एक बार यहाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। हम सिर्फ यहाँ बात करते हैं हमारी प्राइमरी वर्ब्स की और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, इनका इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये प्राइमरी कैसे है, रूट कैसे है और ये डमी कैसे है। प्राइमरी का मतलब होता है अनिवार्य। देखो, जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें वर्ब का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वर्ब जो है वो इंग्लिश में मदर कहलाती है। जैसे मम्मी के बिना पूरा आपका घर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो मम्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से अगर हम वर्ब्स की बात करते हैं तो आपकी जो अगर हम सेंटेंस में वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि वर्ब जो है वो अपने आप में ही एक सेंटेंस है। अगर हम सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ेंगे, अभी हम इसके बाद में बात चर्चा करेंगे पूरे सेंटेंसेस की कि कैसे सेंटेंस जो है वो बनते हैं, कौन कौन से उसके काइंड्स हैं। तो उसमें अगर हम बात करें आपके उसकी सेंटेंसेस की, तो जो ऑर्डर दिए जाते हैं जो मेनली इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हम ऑर्डर देते हैं। जैसे किसी को मैंने कहा कि फायर, तो यहाँ उसे गोली चलाने का आदेश दिया गया है, तो यहाँ फायर जो अकेला एक वर्ड है वो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। तो वर्ब जो है वो अपने अंदर एक सेंटेंस को समाहित करके रख सकती है, एक सेंटेंस बन सकता है एक वर्ब से। तो यहाँ हमें समझना है कि जो सबसे प्राइमरी चीज़ है वो है
हमारा वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब में बी, डू और हैव को हम उसमें काउंट करते हैं। अगर हम रूट लें तो क्योंकि मूल रूप से ये वर्ब्स हैं, इनकी फॉर्म्स आगे बनेंगी, तो ये जो रूट हैं बी, डू और हैव, आगे बहुत सारी फॉर्म्स बनने वाली हैं इससे। और डमी हम इसलिए कह सकते हैं इसे क्योंकि डमी जो होता है वो डबल रोल को बताता है, ये डबल रोल प्ले करते हैं। अब क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने हेल्पिंग वर्ब भी कहा था, तो डमी यहाँ जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकती है। तो आपको ये थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ, कि जो रूट वर्ब हैं वो डमी वर्ब्स के रूप में भी यूज़ होती हैं, तो वहाँ उनका डबल रोल होता है। आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ अच्छी तरह से। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ ये एक लिंक क्रिएट करता है, देखो आई और अ टीचर के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है, ये एल बी है। तो यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं कर रही। तो आई एम अ टीचर, इसमें ये नाउ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है आपका। अब अगर हम एक सेंटेंस और लें तो आई एम प्लेइंग विथ अ बॉल, मान लो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस में एम और प्लेइंग वर्ब फ्रेज के रूप में है, तो यहाँ ये जो प्लेइंग है वो आपका मेन वर्ब है, और ये जो एम है ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब ये यूज़ होता है तो सिर्फ और सिर्फ टेंस की पहचान करवाता है, सिर्फ टाइम की पहचान करवाता है कि टाइम कौन सा है, किस टाइम में है ये बात कही जा रही है। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी। अब हम बात करते हैं बी की। तो सबसे पहले हमने बी लिया, बी की कौन कौन सी फॉर्म्स बन सकती हैं वो हम समझते हैं। यहाँ बी का खुद का मतलब होता है होना या है। कई बार आपका सेंटेंस आता होगा, आपने देखा होगा आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। तो यहाँ बी जो है ये यहाँ मेन वर्ब के रूप में, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब हम इस बी की फॉर्म बनाते हैं, तो फॉर्म से होते हैं बी की, वो होते हैं, गैस कर लो जल्दी से, कितनी होती हैं? 6। कोई सोच रहे होंगे 3 होती हैं, कोई सोच रहा होगा 4 होती हैं, कोई सोच रहे होंगे 5 होती हैं। मैं आपको 6 बताता हूँ। हम यहाँ 6 फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो मूल जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है बी, सेकंड फॉर्म इसकी होती है वॉज या वर, थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है इसकी बीइंग, फोर्थ फॉर्म होगी इसकी बीइंग, फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो होती है इसकी इज, एम, आर, और V6 होती है इसकी 2 + B, जो 2B, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी 6 फॉर्म बनेगी। अब हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो सेकेंड फॉर्म है और ये जो आपका फिफ्थ फॉर्म है ये टेंस में यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज़ होता है। जैसे हमने एम का यूज़ किया था उसी तरह से हम इस का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से हम आर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब हम V5 का यूज़ करते हैं तो V5 का जो मेन टेंस बनता है वो बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस मतलब जब भी हम कोई वर्ब यूज़ करेंगे इसमें या तो वो V1 यूज़ होती है या V5 के रूप में यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ मेन वर्ब आने वाली है ये, मतलब मेन वर्ब बनेगी यहाँ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ भी जो सेकंड है वो आपका
मेन वर्ब के रूप में रहने वाला है। और टेंस कौन सा बनेगा इसमें टेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये यहाँ मेन वर्ब के रूप में आ रही है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होगी, कहाँ? कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ होती है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये बनती है। अब बी क्या काम करती है, वॉज वर्ब क्या काम कर रही है, बीइंग क्या काम करती है, बीइंग कैसे काम करती है, एसएमआर कैसे काम करता है, टू बी कैसे काम करता है, इसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं। बी का मतलब होता है होना या बनना। होना या बनना, जब भी हम हमारे सेंटेंस में ये यूज़ करेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ये बनना है, वो ऐसा बनना चाहता है, वैसा बनेगा, ठीक है, तो हम बी का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इसमें बी जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है। दूसरा ये देख लीजिए कि जब आपने यहाँ वॉज वर्ब का यूज़ किया तो यहाँ इसका जो सेंस आएगा वो होगा था, थी या थे। जैसे किसी ने कहा कि मैं एक डॉक्टर था, तो क्या कहेगा? आई। अब वो यहाँ इस बी की फॉर्म का यूज़ करेगा सीधा, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, मतलब अब वो डॉक्टर नहीं है। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन अब नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि पास्ट में बनेगा ये। जब यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो वॉज जो है वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब हम वहाँ वर्ब का यूज़ करेंगे। वॉज का यूज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, वर्ब का यूज़ प्लूरल के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो ये भी हम समझ गए। बीइंग का जो यूज़ है वो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हैव के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि तुम जयपुर कभी गए हो, तो हैव यू एवर बीन जयपुर। तो हम बीन जो है वो इस सेंस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हैव यू एवर बीन जयपुर, तो बीन जो है वो बी थर्ड के रूप में यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम इसका यूज़ पैसिव वॉइस में भी करते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीन का जो यूज़ है वो कंटिन्यूस सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। कंटिन्यूस सेंस में हम जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ भी बीन का यूज़ हम कर सकते हैं। और बीन का यूज़ जो है वो अगर हम सिंथेसिस का पार्ट देखें तो वहाँ सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे बीइंग अ डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम, मतलब एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें इसका इलाज करना चाहिए। तो इस तरह की सेंस भी आ सकती है इसमें, तो इसमें भी बीइंग यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएमआर की। अगर वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हम यहाँ इस वॉज की जगह अगर एम का यूज़ कर लें तो यहाँ से सेंस क्लियर होगा, है का सेंस आ जाएगा, है, हूँ या हो। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इस तरह के सेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि इस तरह का सेंस यहाँ आ जाएगा। जब हम टू बी की बात करते हैं तो टू बी जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ होता है, टू बी जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बताया था, मैंने कहा आई वांट टू बी अ डॉक्टर। इस सेंस में मैंने टू बी यूज़ किया। यहाँ टू बी जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि बी की जो फॉर्म है उसमें हम इनकी जो फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनको कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम उससे बहुत सारे और अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं
डू की फॉर्म की। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ फॉर्म ऑफ डू की। यहाँ डू का मतलब जो है वो आपको समझना है करना, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने बी का यूज़ किया था वैसे ही हम यहाँ डू का यूज़ करने वाले हैं। आपको समझना है कि डू जो है वो यहाँ डमी वर्ब के रूप में काम करता है। कैसे? देखिए डू और जो डज है मतलब B1 और आपका B5, ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। जैसे आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे, जैसे कह दिया ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। मान लो आपका एक सेंटेंस आया ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना कार्य समय पर करता है। तो यहाँ डज का जो रोल है वो मेन वर्ब है, एमबी है। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो ये सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। ऐसे में डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो डू है वो आपका मेन वर्ब है। इसको आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा और उसके बाद रिक्वायरमेंट रहेगी आपके मेन वर्ब की। जब हम इसे मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो भी ये डू या डज जो है वो करना को बताता है और यहाँ सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो ये तो बात हुई डू और डज की। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात कर लें तो जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ डज की बजाय डू हो जाएगा, डिड हो जाएगा। तो हम डिड का यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने यही चेंज कर लेना है। देखो आप, जैसे ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करता था लेकिन अब नहीं करता। पहले वो अपना काम समय पर ही करता था लेकिन अब नहीं करता। लेकिन अब जैसे ही हम इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो ही डिड नॉट डू, तो ये जो डू है ये तो मेन वर्ब रहेगा और ये डिड जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब बन चुका है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में है आपका डिड। तो यहाँ आपको इसी चीज़ को समझना है कि जब हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो उसके साथ मेन वर्ब का रिक्वायरमेंट रहता है। जब मेन वर्ब के रूप में काम करता है तब आगे ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव भी उसे यूज़ किया जा सकता है, इंट्रांजिटिव भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम डन का यूज़ कर सकते हैं, डूइंग का यूज़ कर सकते हैं। डन का यूज़ जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, चाहे प्रेजेंट यूज़ कर लो, चाहे आप पास्ट यूज़ करो, चाहे फ्यूचर यूज़ करो। डूइंग का यूज़ जो होगा वो आपका कंटिन्यूस में होगा, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें, चाहे पास्ट यूज़ करें, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस करें, उसके साथ भी यूज़ हो सकता है इसका। टू डू का जो यूज़ है वो इन्फिनिटिव के रूप में होता है। जैसे आपका सेंटेंस है, आपने कहा हरीश wanted to do something for me। हरीश मेरे लिए कुछ करना चाहता था। तो यहाँ टू डू जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में हमने यूज़ किया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे कि ये डू की फॉर्म है, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज़ होती है। यस, अब हम यहाँ बात करेंगे हैव की फॉर्म की। हैव का जो अगर हम वर्ब के रूप में यूज़ करें तो हैव का सेंस जो है वो कीप की तरह होता है। कीप का मतलब है अपने पास कोई चीज़ होना या रखना। अपने पास या के पास में कोई चीज़, वस्तु आदि होना। मतलब अधिकार रूप में हम उसको बता सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो आपने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ जो आई हैव अ पेन है इसमें हैव जो है वो मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है, एमबी है। इस मेन वर्ब का मतलब कीप है, मैं अपने पास एक पेन रखता हूँ। और ये टेंस होगा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि हम इसमें हैव का यूज़ करें। अगर यहाँ ही हो जाए आई की जगह
तो आप यहाँ यूज़ करेंगे ही हैज़ अ नोटबुक, जिससे एक सेंटेंस हो गया यहाँ, ही हैज़ अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है। तो यहाँ हैज़ जो है वो फिफ्थ को भी बताता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह का यूज़ होगा तो ये टेंस क्रिएट करेगा, और वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम यहाँ हैड का यूज़ कर लें तो जैसे वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक गधा था, तो आई हैड अ डोंकी, आई हैड अ डोंकी, मेरे पास एक गधा था। तो इस तरह से भी हम इस वाक्य को समझ सकते हैं कि यहाँ हैड जो है वो 20 सेकेंड को बताता है। अब हमें ये समझना है कि ये मेन वर्ब के रूप में तो काम कर रहा है, हमने समझाया अभी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये कैसे काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहाँ आपका परफेक्ट टेंस बनता है। कौन सा टेंस बनेगा, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, और हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप कहते हो कि रमेश बाजार से लौट चुका है, तो हमने लिखा रमेश हैज़ रिटर्न फ्रॉम मार्केट। आप कहते हो कि गोपाल अपना जो भोजन है वो ले चुका था, गोपाल हैड टेकन, ये टेकन भी यूज कर सकते हो, हैड टेकन हिज मील। तो ये जो टेंस सेंटेंस है इसमें हमने हैज़ का यूज़ किया, इसमें हैड का यूज़ किया। ये हैज़ जो है ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और रिटर्न आपका मेन वर्ब है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमने यूज़ किया गोपाल हैड टेकन, तो यहाँ टेकन थर्ड फॉर्म है, और हैड जो है वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो टेंस बनेगा वो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हैड और ये हैड को हमने समझा। ये हैड जो है ये वी थर्ड के रूप में काम करता है, और यहाँ इसका सेंस जो है वो मेन वर्ब के रूप में रहेगा। तो कीप, यहाँ हैविंग में भी कीपिंग, ठीक है, और टू हैव का मतलब यहाँ कीप के रूप में यूज़ होगा। तो आफ्टर हैविंग बाथ मतलब स्नान करने के बाद, ठीक है। और जैसे आई हैड 2 फ्लैट्स इन कुचामन, जैसे वो कह रहा है कि मेरे 2 कुचामन में फ्लैट्स थे, तो आई हैड मतलब मैं रखता था, मेरे अधिकार में थे। तो इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा उस पर कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।